दोस्तों, दिल्ली के डीएम साहब जो अपने गाँव जाते हैं छठ पूजा मनाने के लिए और अपने गाँव में जैसे ही वो अपने घर पर पहुँचते हैं, तो अपने घर से वो जो है कुछ फल वगैरह खरीदने के लिए वो एक मार्केट जाते हैं और उस मार्केट में एक फल के ठेले के ऊपर वो फल खरीद ही रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और वो पुलिसकर्मी उस ठेले वाले से जो है फिरौती माँगने लगता है। यानी कि जो उसका मंथली जो तय होता है, वो अपना जो रिश्वत वो अपनी माँगने लगता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब वहाँ पर खड़े हुए जब डीएम साहब देखते हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, क्योंकि पुलिस की जो है पुलिस महकमे की बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जो है बदनामी होती है। तो वो डीएम साहब उससे कहने लगते हैं कि दरअसल आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, ये आप लोगों का काम नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वो कहीं न कहीं जो पुलिस वाले होते हैं, वो उन पर जो है भड़क जाते हैं और भड़क जाने के बाद वो उनसे कहते हैं कि ज़्यादा आप हमें कानून ना सिखाओ, क्योंकि अगर आप हमें कानून सिखाएँगे, तो फिर हम आपको जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। दोस्तों, फिर उसके बाद वो अपनी वसूली माँगने लगता है। तभी जो है वो ठेला वाला कहता है कि दरअसल अभी सुबह-सुबह का वक़्त है और अभी कोई काम-धंधा नहीं हुआ है, तो इसलिए आप थोड़ी देर में आना। दोस्तों, उसके बाद वो उसको डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद जो डीएम साहब होते हैं, वो उससे कहते हैं कि दरअसल आप लोग ये काम ठीक नहीं कर रहे हो और ये काम कानून के दायरे में नहीं है। दोस्तों, तभी वो उनको जो है पकड़ कर के अपनी गाड़ी में डालते हैं और डालने के बाद जा कर के वो उसको उनको लॉकअप में बंद कर देते हैं। दोस्तों, लॉकअप में जब वो बंद कर देते हैं, तो आखिर वो कौन थे डीएम साहब और क्या थी उनकी पूरी कहानी? दोस्तों, इस पूरी कहानी को देखने के लिए आप हमारे साथ इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, और कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी बिहार के पटना शहर की होती है और पटना शहर के अंतर्गत एक गाँव होता है। दोस्तों, उस गाँव में एक विजय नाम का एक लड़का रहा करता था, जो पढ़ाई-लिखाई में वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा होनहार था और वो बहुत ही ज़्यादा उसकी दिलचस्पी थी पढ़ाई-लिखाई में। वो इंटर की पढ़ाई कर ही रहा था, तभी जो है उसके एक दिन एक टीचर जो उसके होते हैं, तो वो कह देते हैं कि दरअसल जो है तू पढ़-लिख करके जो है एक बड़ा ऑफ़िसर बनेगा। दोस्तों, उसके बाद जो है कहीं न कहीं वो अपने आप में इतराने लगता है और उसके बाद जैसे वो आगे की पढ़ाई को करता है, जब वो ग्रेजुएशन में जो है अपना एडमिशन लेता है और लेने के बाद कहीं न कहीं उसको भी इस बात का आभास होने लगता है, क्योंकि जब कोई आगे की जो है पढ़ाई की शुरुआत करता है, तो उसको भी कहीं न कहीं इस बात का एहसास होने लगता है कि जो है वो इस चीज़ में कितना माहिर है और कितना नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो है वो अपनी पढ़ाई को खूब बखूबी जो है अंजाम देता रहता है और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो अपने घर पर ही रह कर के क्या करता था और इसके साथ में वो अपने पिताजी का, क्योंकि जो उसके घर पर जो है उसके पिताजी के अलावा उसके ताऊ-जी और उसके जो है उसकी माता और उसके भाई-बहन भी होते हैं। तो सभी लोग जो है वो खेती-बाड़ी का ही काम किया करते थे, क्योंकि किसान थे उसके पिताजी। तो वो अपने पिताजी का जो है अक्सर वो जो हाथ बटाया करता था खेती-बाड़ी के जो है काम में। और दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन जब उसका कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद वो अपने पिताजी से खेत में बैठ कर के बातचीत कर रहा था और अपने पिताजी से कह रहा था कि दरअसल मैं एक आईएएस ऑफ़िसर बनना चाहता हूँ और उसके लिए जो है हमें कोचिंग करना पड़ेगा और कोचिंग के लिए हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा दिल्ली। दोस्तों, उसके बाद उसके जो पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि आखिर ये कैसी कोचिंग है, कैसा टेस्ट है, कैसी परीक्षा है। दोस्तों, उसके बाद में वो पूरी जानकारी डिटेल से अपने पिताजी को बताता है कि दरअसल ये डीएम और एफडीएम लेवल की ये पढ़ाई है और उसके बाद हम लोगों का नाम घर में जो है पूरे शहर में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद उसके पिताजी भी कहीं न कहीं इस सपने को जो है अंजाम देते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, आप इस तरीके की जो है पढ़ाई करिए और आप जाइए और आपका खर्चा-पानी मैं दे दूँगा। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई उसकी कंप्लीट होती है, वो कंप्लीट होने के बाद तुरंत दिल्ली निकल जाता है और दिल्ली निकलने के बाद वो एक कोचिंग संस्थान में जो है एडमिशन ले लेता है और एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर खूब मेहनत से वो पढ़ाई किया करता था। वो जो है हर तरीके से जो है पढ़ाई करता है। लेकिन दोस्तों, 2 साल का वक़्त कम से कम गुज़र जाता है, लेकिन इन 2 सालों के जो है बीच में जो है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और उसके बाद जब उसके पिताजी जब उसके पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद उससे कहते हैं कि बेटा, दरअसल हमारी माली हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कोई कोई कोर कोई बड़ा कारोबार भी नहीं है। तुझको तो पता ही है कि हम खेती-बाड़ी किसानी करते हैं और उसमें इतनी ज़्यादा पैदावार भी नहीं होती है और घर का तू बड़ा बेटा है, इसलिए सारी ज़िम्मेदारियाँ भी तेरे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन तेरे ना होने की वज़ह से मेरे ऊपर हैं और मेरी भी उम्र अब ढलती जा रही है, तो मैं कैसे आखिर इस घर के जो है खर्चों को मैनेज कर पाऊँगा। तो इसलिए मेरी राय है कि तू घर वापस चला आ और जितना जो कुछ हो गया है तो उसको छोड़ दे और उसको तू पूरी तरीके से भूल जा
और तू फिर से आकर के अपने काम धाम को संभाल ले, अपनी खेती बाड़ी को संभाल ले, ताकि कुछ पैसा और कुछ उससे आमदनी हो सके, जिससे कि घर बार का जो है खर्चा चल सके और शादियां भी करनी है। दोस्तों इस तरीके से उसके पिताजी उससे बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो इस बात से बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, दरअसल मैं जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हूँ और अब मुझे वापस आना मेरे ख़्याल से सही नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब थोड़ी-सी कमी रह गई है। अगर थोड़ी-सी हिम्मत हमने और दिखाई तो जो है उसके बाद हमें वो मंज़िल मिल सकती है। लेकिन उसके पिताजी बिल्कुल भी इस बात के लिए राज़ी नहीं थे। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं वो सोच सोच में जो है डूब जाता है और डूबने के बाद दोस्तों उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने पिताजी से कहता है कि ठीक है पिताजी, आप मुझे खर्चा पानी ना देना और मैं यहीं पर कोई अपना हिसाब बना लूँगा। लेकिन मैं अभी कुछ वक़्त और देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मंज़िल जो है बिल्कुल ही मेरे नज़दीक है और मैं उसको पा कर के ही रहूँगा। दोस्तों उसके बाद वो सोचने लगता है कि कहीं न कहीं कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, जिससे मैं कुछ आमदनी कर सकूँ और उससे मैं अपना खर्चा चला सकूँ और अपनी पढ़ाई-लिखाई को पूरी तरीके से अंजाम देता रहूँ। दोस्तों उसके बाद वो तलाश में जुट जाता है कि कहीं पर कोई नौकरी मिल जाए। तभी दोस्तों वो एक दिन गुज़र ही रहा होता है एक लाइब्रेरी के बगल से, तभी लाइब्रेरी के बाहर एक पोस्टर चस्पा होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि एक लाइब्रेरी की देखभाल करने वाले की ज़रूरत है। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं लगता है उसे कि शायद ये नौकरी हमारे लिए ही बनी है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परफ़ेक्ट है। उसके बाद वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है और उसके ऑनर से मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद कहीं न कहीं उसकी बात उनसे बन जाती है और वो 24 घंटे के लिए जो है ड्यूटी का वो काम होता है और उसी की देखभाल करनी होती है। कौन आता है, कौन जाता है, कितनी टाइम आता है और कितनी टाइम जाता है, इन सारी चीज़ों की लिखा-पढ़ी करनी होती है और उसी में उसको रहना, खाना-पीना होता है। तो दोस्तों कहीं न कहीं वो इस बात को सोचता है कि अगर इस लाइब्रेरी को हम जॉइन कर लेंगे तो यहीं पर जो है अपनी पढ़ाई-लिखाई को भी अंजाम दे सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब ढेर सारी किताबें हैं, कोई दिक्कत भी, कोई परेशानी नहीं है और हमारे पास खर्चे-पानी का पैसा भी आता रहेगा। दोस्तों इस तरीके से जो है वो अपने घर वालों को परेशान ना करके, बल्कि जो है एक लाइब्रेरी में काम करके वो अपने खर्चों को पूरी तरीके से अंजाम दिया करता था और उसी से जो है अपना खर्चा-पानी चलाया करता था। इस तरीके से तकरीबन 1 साल का दोस्तों वक़्त और बीतता है, लेकिन इस 1 साल के अंदर ही उसने जो है पहले तो प्री यानी कि प्रारंभिक जो परीक्षा होती है उसको उसने क्लियर किया और उसके बाद जो है मेन परीक्षा के लिए आवेदन किया और मेन परीक्षा को भी उसने जो है क्लियर कर लिया। उसके बाद दोस्तों उसका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होता है और इंटरव्यू उसमें भी जो है वो सिलेक्ट हो जाता है और सिलेक्ट होने के बाद दोस्तों कहीं न कहीं उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग होने के बाद जो उसका पहला जो पद होता है, यानी कि एफडीएम के जो है पोस्ट पर वो तैनात हो जाता है और उसके बाद दोस्तों वो अपने घर पर फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद अपने घर वालों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि पिताजी, दरअसल मैं एफडीएम बन गया हूँ और मैं उस सारी परीक्षाओं को मैंने पास कर लिया था। उसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो हमारा बेटा कम से कम हमारा नाम तो रोशन किया। दोस्तों उसके बाद जो है कुछ ही दिन और बीतते हैं और बीतने के बाद उसका जो है प्रमोशन हो जाता है और वो एसडीएम से डीएम बन जाता है दिल्ली का। दोस्तों उसके बाद डीएम बनने के बाद वो एक बार फिर से अपने पिताजी को फ़ोन करता है और कहता है कि पिताजी, मैं अब जो है डीएम बन गया हूँ और मुझे सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, सरकारी सारी चीज़ें मिल गई हैं और मेरी ये ख्वाहिश है कि अब मेरे माँ-बाप जो है मेरे पास रहें, तो इसलिए आप लोग वहाँ पर अब नहीं रहोगे बल्कि आप हमारे साथ रहोगे। उसके बाद जो उनके घर वाले जो होते हैं वो कहीं न कहीं उनकी आँखों से जो है खुशी के आँसू निकल आते हैं और वो सोचने लगते हैं कि वाक़ई में आखिर जो है हमारे लड़के ने हमारा नाम जो है कितना ज़्यादा रोशन कर दिया है। उसके बाद वो अपने गाँव, गली, मोहल्ले में हर जगह पे जो है लड्डू बँटवाते हैं और खुशी का इज़हार करते हैं और इसके बाद वो जाते हैं सीधे अपने जो है उस दोस्त के पास, यानी कि जिसने जो है विजय को पढ़ाया-लिखाया था, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि तू एक दिन बड़ा ऑफ़िसर बनेगा। उसके पास उसके पिताजी जाते हैं और जाने के बाद उससे कहते हैं कि दरअसल हमारा बेटा डीएम बन गया है और वो हम लोगों को अब वहीं पर बुला रहा है और कह रहा है कि वहीं पर आप लोगों को रहना पड़ेगा हमारे साथ में सरकारी बंगले में। दोस्तों उसके बाद जो उसके टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो हमारी भविष्यवाणी सही निकली और तू जा तो रहा है लेकिन तू जो है कोई भी त्योहार ये मनाने के लिए या कुछ भी हो तो यहाँ पर जो है आया करना और तू पूरी तरीके से हम लोगों को भूल मत जाना, अपने गाँव को भूल मत जाना वहाँ पर जा कर के। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, मैं भूलूँगा नहीं और मैं आता रहूँगा, आप लोगों से मुलाकात करता रहूँगा। दोस्तों उसके बाद जो है वो अपने बेटे को जो है बेटे के साथ में वहीं पर चले जाते हैं और वहीं पर आराम से अपनी ज़िंदगी को जो है काटने लगते हैं और यहाँ पर घर पे जो उसके ताऊ जी वगैरह लोग होते हैं वो लोग खेती बाड़ी पूरी तरीके से किया करते थे।
दोस्तों इस तरीके से जो है कुछ वक्त बीतता है और कुछ वक्त बीतने के बाद दीपावली के बाद जो छठ पूजा होती है, दोस्तों छठ पूजा के लिए जो है जो उसके टीचर होते हैं या यानी कि जो उसके पिताजी के दोस्त होते हैं, जो उसके टीचर होते हैं, वो उसको एक दिन फ़ोन करते हैं उनके पिताजी को और कहते हैं कि यार तू तो बिल्कुल हम लोगों को भूल ही गया और तू जब से यहाँ से गया तब से तू वापस आया ही नहीं और ना तूने जो है फ़ोन किया है, तो इसको क्या अपने गाँव की याद आती ही नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात पर जो है वो ज़िद पर अड़ जाते हैं वो टीचर और उससे कहते हैं अपने दोस्त से कहते हैं कि इस बार तुझे छठ पूजा में तो आना ही पड़ेगा, वैसे भी तूने कोई त्योहार में नहीं आया है, तो इसलिए तुझे छठ पूजा में आना ही पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें बताएँगे। उसके बाद वो अपने बेटे यानी कि जो डीएम होता है साहब होते हैं विजय, उनसे बात करते हैं और बात करने के बाद वो भी कहीं न कहीं राज़ी हो जाते हैं और राज़ी होने के बाद वो जो है छुट्टी ले लेते हैं और छुट्टी लेने के बाद ट्रेन में रिजर्वेशन करा करके अपने पूरे परिवार के साथ वो वहीं बिहार के जो पटना शहर में जो एक गाँव होता है, उसी गाँव में वो चले आते हैं और आने के बाद वहाँ पर पूरी तरीके से वो लोग एन्जॉय करते हैं, त्योहार मनाते हैं। लेकिन तभी जो है उनके पिताजी कहते हैं कि कुछ फल वगैरह खरीदना है, तो अपने दूसरे बेटे को वो भेज रहे होते हैं। लेकिन तभी वो डीएम साहब कहते हैं कि नहीं मैं खुद बाज़ार जाऊँगा और मैं ले आऊँगा। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटा तू रहने दे, क्योंकि तू वहाँ से आया है, परेशान हो गया है, तू केवल यहाँ पर आराम कर। लेकिन वो डीएम साहब नहीं मानते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं ही जाऊँगा और उसके बाद वो अपने एक भतीजों को साथ में ले लेते हैं और लेने के बाद वो जो है वही साधारण भेष में जो है जो एक आम नागरिक का भेष होता है देहाती छाप, उस तरीके जो है भेष में जो है जीन्स पैंट जो है और चप्पल पहन करके वो मार्केट जाते हैं और मार्केट की चकाचौंध को वो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद क्योंकि उनको फल वगैरह खरीदना था, तो वो एक रेहड़ी वाले पे यानी कि एक ठेले वाले के पास जाते हैं और उससे फल के बारे में जो है पूछताछ करते हैं और उससे मोल-भाव करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि अचानक से एक पुलिसकर्मी उनके पास आता है, ठेले वाले के पास, और उससे जो है पैसा माँगने लगता है वसूली का। तो दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि साहब अभी काम धंधा नहीं हुआ है, तो आप शाम को आकर के ले लेना। तभी दोस्तों वो पुलिसकर्मी जो होता है वो कहता है कि तुमको यहाँ पर ठेला लगाने के लिए किसने कहा है? यहाँ से ठेला हटाओ। तो जब इन सारी बातों को वहाँ पर डीएम साहब सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो डीएम साहब उनसे कहते हैं कि नहीं आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हो। ये काम जो है ठेला यहाँ पर कौन लगाएगा और कौन नहीं लगाएगा, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है, ये काम आपका नहीं है, बल्कि ये काम नगर पालिका का है। दोस्तों उसके बाद वो लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं पुलिसकर्मी और कहते हैं कि तू मुझे कानून ना पढ़ाओ, वरना तुझे जेल के अंदर डाल दूँगा। दोस्तों उसके बाद वो सुनते रहते हैं और जो है वो पैसा माँगता रहता है, कई तरीके से उसको प्रताड़ित करता रहता है। लेकिन डीएम साहब से ये बात जो है रही नहीं जाती है और उसके बाद वो जो है जो पुलिस वाले होते हैं वो डीएम साहब को हड़काते हैं और कहते हैं कि तेरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चल रही है और तुझको मैं तो अब जेल की सलाखों के पीछे डाल दूँगा। उसके बाद तेरा दिमाग जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी दोस्तों जो उनका भतीजा होता है, जो जिसको वो साथ में लेकर के गए होते हैं, वो अपनी ज़ुबान खोलने ही वाला था, लेकिन तभी डीएम साहब ने उसकी तरफ इशारा कर दिया था और वो जो है अपना मुँह बंद कर लेता है। उसके बाद उन लोग दोनों के गिलबान को पकड़ करके वो पुलिस वाले उनको गाड़ी में जबरन बिठा करके वो थाने लेके जाते हैं और थाने में ले जाने के बाद दोस्तों जब दरोगा साहब उनको देखते हैं, तो कहते हैं कि ये किसको ले आए? तो वो बताते हैं कि दरअसल ये वसूली करने में जो है बाधक बन रहा था, सरकारी काम में बाधक बन रहा था। वो तो दरोगा साहब कहते हैं ठीक है जाके इसको लाकर में बंद कर दो और 2 दिन तक जो त्योहार है 2 दिन तक ये बंद रहेगा तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वो जो पुलिसकर्मी होते हैं वो जेल में बंद करते वक़्त ये उनकी जो है जाँच पड़ताल करना भूल जाते हैं। यानी कि जो जाँच पड़ताल की जाती है तो वो जाँच पड़ताल करना भूल जाते हैं और वो मोबाइल उनके पास ही रहता है डीएम साहब के पास। तो वो जब उस कमरे में बंद कर दिए जाते हैं सलाखों के पीछे, तो उसी में जाते हैं वो एक कोने में अपने जेब से फ़ोन को निकालते हैं और निकालने के बाद वो जो है पटना के जो डीएम साहब होते हैं उनके पास वो फ़ोन करते हैं और अपनी पूरी कहानी को बताते हैं। पूरी कहानी के बताने के बाद वो उनसे कहते हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। दोस्तों उसके बाद कहीं न कहीं वो डीएम साहब एसपी साहब को फ़ोन करते हैं और एसपी साहब को पूरी कहानी बताते हैं और डीएम साहब और एसपी साहब वहाँ पे तुरंत जो है मौके पर ही उस थाने के लिए निकल लेते हैं जिस थाने में दिल्ली के डीएम साहब को बंद किया गया था। उसके बाद वो लोग तुरंत जो है उस थाने में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जो वहाँ पर दरोगा साहब बैठे होते हैं, वो कहीं न कहीं सकपका से जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार डीएम साहब और एसपी साहब दोनों लोग अचानक बगैर बताए कैसे आ गए। दोस्तों उसके बाद वो लोग सैल्यूट करते हैं और खड़े हो जाते हैं। तभी जो है वो डीएम साहब कहते हैं कि सब ठीक-ठाक चल रहा है त्योहार में।
किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आमजन को। तो वो दरोगा साहब कहते हैं कि सर आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि हमारे होते हुए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तभी जो है वो डीएम साहब जो होते हैं वो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और लॉकअप में देखते हैं। लॉकअप में देखने के बाद जैसे ही देखते हैं तो वो डीएम साहब उनको देख कर के मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन वो डीएम साहब जो उससे पूछते हैं वो दरोगा साहब से कि ये किसको बंद कर दिया है लॉकअप में ला कर के? तो वो दरोगा साहब कहते हैं कि दरअसल जो है ये इसने जो है अशांति फैलाई थी और इसने जो है गलत कामों को अंजाम दिया था और जो है इसने इसीलिए जो है हमने इनको ला कर के बंद कर दिया है और ये जो कानून कानून पढ़ा रहा था हमको, इसीलिए हमने जो है ला कर के इनको बंद कर दिया है और 2 दिन का त्योहार है, 2 दिन के बाद इनको छोड़ेंगे। 2 दिन तक जब ये लॉकअप में रहेंगे तो इनके दिमाग भी ठिकाने आ जाएँगे। दोस्तों उसके बाद जो है वो थोड़ी देर तक तो सुनते रहते हैं और उसके बाद जो है एक बहुत ही तेज़ का जो चाँटा एसपी साहब जो है वो दरोगा को मारते हैं और मारने के बाद कहीं न कहीं वो भी बहुत परेशान हो जाता है दरोगा साहब। और फिर दरोगा साहब खड़े होते हैं और एसपी साहब से पूछते हैं कि आखिर जो है आपने हमें चाँटा क्यों मारा है? तो उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुमने जिसको सलाखों के पीछे डाला है वो कौन है? तो वो कहता है कि नहीं सर हम नहीं जानते हैं। तो वो फिर एसपी साहब बताने लगते हैं कि दरअसल ये दिल्ली के डीएम साहब हैं और तुमने जो है इनको ऐसे हालात में पकड़ा है और तुम उन लोगों की पूरी सच्चाई जान गए हैं। यानी कि हमारी पटना शहर की जो भी बुराइयाँ हैं, पुलिस वालों की जो नाकामियाँ हैं, उनका ढिंढोरा ये दिल्ली में जाकर के पीटेंगे। उसके बाद तुम लोगों की इज़्ज़त का क्या होगा? दोस्तों उसके बाद जो है कहीं न कहीं वो दरोगा साहब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार हमने कितनी बड़ी गलती की है। उसके बाद जो है वो डीएम साहब इशारा करते हैं पुलिसकर्मियों को कि जाओ इनको बाहर निकाल कर के लेके आओ। तभी वो उनको बाहर निकाल कर के लेके आते हैं और जो पटना के डीएम से वो हाथ मिलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों तभी वो लोग और भी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं और उसके बाद जो उनके साथ में भतीजा होता है वो भी उन्हीं के साथ में बाहर आ जाता है और उसके बाद जो है वो उसको जो एसपी साहब डीएम साहब जो होते हैं पटना के वो एसपी साहब की तरफ इशारा करते हैं और इशारा करने के बाद जो वहाँ का पूरा थाना होता है वो पूरे के पूरे थाने के पुलिसकर्मियों को वो सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों लेकिन तब भी जो है जब सस्पेंड किया जाता है तो वो लोग जो है कहीं न कहीं माफ़ी माँगने लगते हैं डीएम साहब से और एसपी साहब से और साथ में जो दिल्ली के डीएम साहब होते हैं जिनको उन्होंने लॉकअप में बंद किया था, उनसे भी वो लोग माफ़ी माँगने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब माफ़ी माँगने से क्या होता है क्योंकि जब तो उन्होंने जो है इतने बड़े काम को अंजाम दिया, दोस्तों उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले आते हैं और आने के बाद वो फल लेकर के अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद उनके पिताजी जब उनसे इस बारे में पूछते हैं कि बेटा तूने फल लाने में इतनी देर क्यों कर दी? उसके बाद वो पूरी कहानी को अपने पिताजी से बताते हैं। दोस्तों उसके बाद उसके पिताजी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि दरअसल जो है इस पटना शहर में जो है काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने आतंक मचा रखा है और इस तरीके के लोगों पर जो है ऐसी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है और तेरे ही जैसे अगर इस पुलिस महकमे में अगर लोग हुए, ऑफ़िसर हुए, तो ये छोटे-मोटे जो पुलिसकर्मी जो गलत कामों को अंजाम देते हैं, ये बहुत जल्दी सुधर जाएँगे और नेक कामों की तलाश ये लोग करने लगेंगे और बुरे कामों से बचने लगेंगे। दोस्तों उसके बाद वो कहीं न कहीं अपने बेटे पर बहुत ही ज़्यादा गर्व करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद हमने तुमको पढ़ा-लिखा करके जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। और दोस्तों उसके बाद वो सोशल मीडिया और अखबारों की जो है सुर्खियाँ बन जाते हैं डीएम साहब। तो उसके बाद भी उसके उसके पिताजी सोचते हैं कि वाक़ई में जो है हमारे बेटे ने हमारा कितना ज़्यादा नाम रोशन किया है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दोस्तों ज़रूर रखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें और इस कहानियों से जो है कुछ सीख ले सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।